नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन का अध्यापन कार्य कर रहा हूं और आपके लिए स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस कोर्स में कुल 12 मॉड्यूल है। इसमें हम आज आपको चौथे मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म की कैटेगराइजेशन कर रहे थे कि टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो वही कैटेगरी हम फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म का डिस्कशन करेंगे। जब हम फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म की डिस्कशन करते हैं तो जब पर्पज ऑफ विजिट के आधार पे जो टूरिज्म कैटेगराइज होता है तो बहुत सारे कैटेगरीज बन सकती है। यानी कि ये अभी आपके सामने जो पीपीटी है ये तो एक छोटा सा स्वरूप है इसका, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है किस पर्पज से व्यक्ति मूव कर रहा है। तो जो टूरिस्ट का मूवमेंट होता है वो लेजर का पर्पज होता है तो अवकाश पर्यटन कहते हैं, एडवेंचर टूरिज्म होता है तो साहसिक पर्यटन कहते हैं, हेरिटेज टूरिज्म होता है जिसको कि विरासत पर्यटन के रूप में जानते हैं, कल्चरल टूरिज्म होता है, सांस्कृतिक पर्यटन, सोशल टूरिज्म सामाजिक पर्यटन, स्पेस टूरिज्म अंतरिक्ष पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म मतलब स्वास्थ्य के लिए, वेलनेस के लिए पर्यटन, और मेडिकल टूरिज्म इलाज के लिए, हेल्थ टूरिज्म स्वास्थ्य लाभ के लिए, और रिलीजियस टूरिज्म है तो धार्मिक पर्यटन हुआ, इको टूरिज्म है पर्यावरण का एक पर्यावरणीय मतलब नेचुरल टूरिज्म का एक पार्ट है इको टूरिज्म, नेचुरल टूरिज्म प्राकृतिक पर्यटन, वहीं माउंटेन टूरिज्म मतलब नेचुरल टूरिज्म का एक पार्ट देखिए तो वो पर्वतीय पर्यटन है, रिवर एंड लेक टूरिज्म नदी और झील पर्यटन। तो जो आकर्षण का केंद्र है उसके आधार पे उसका जो है नाम बदलता गया। डेजर्ट टूरिज्म रेगिस्तान पर्यटन, वर्चुअल टूरिज्म आभासी पर्यटन, बाथिक टूरिज्म है स्नान पर्यटन, पॉलिटिकल टूरिज्म है राजनीतिक पर्यटन, इंडस्ट्रियल टूरिज्म है जिसको कि औद्योगिक पर्यटन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वन्यजीव पर्यटन, स्पोर्ट्स टूरिज्म है खेल पर्यटन है, डार्क टूरिज्म है और इंसेंटिव टूरिज्म है। इसका बहुत बढ़िया से मैंने अपनी पुस्तक में टूरिज्म ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस जो कि भारतीय पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुई थी उसमें वर्णन भी किया है। ये जो टूरिज्म का प्रकार है इसको अगर हम देखते हैं तो मैं आपको वर्चुअल टूरिज्म की बात सबसे पहले करूँगा। आज की जो जमाना है टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में वर्चुअल टूरिज्म में प्रगति के संचार अपने तेज बहुत शिखर पे है इस समय, और जीवन के अन्य सभी पहलुओं की तरह पर्यटन पर तकनीकी प्रगति के प्रभाव ने यात्रा के अनुभव करने का एक नया तरीका खोल दिया जैसा पहले कभी नहीं था। अब कोई भी माउस के बटन क्लिक पर किसी भी स्थान का आभासी अनुभव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के पर्यटन में वीडियो देखना, आभासी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक इंटरेक्टिव अवकाश शामिल है। किसी भी डेस्टिनेशन पे जो है वहाँ पे जाके वहाँ की वीडियो देखने लगते हैं और उसका अनुभूति कर लेते हैं वर्चुअल टूरिज्म का। जो वर्चुअल टूरिज्म है आपको अपने घर छोड़े बिना दुनिया को पता लगाने को अवसर देता है। 360 डिग्री वीडियो वर्चुअल रियलिटी अनुभव को यहाँ तक कि स्थानीय गाइड के नेतृत्व में लाइव स्ट्रीम किए पर्यटन के माध्यम से गंतव्यों को जीवंत में लाना और लेके आता है। वो चाहे आप प्राचीन शहरों में घूमना चाहते हों या लुभावने परिदृश्यों की प्रशंसा करना चाहते हो या प्रसिद्ध संग्रहालयों के अंदर कदम रखना चाहते हो, तकनीकी ने दर्शनीय स्थलों को देखना पहले से अधिक आसान बना दिया है। जो वर्चुअल टूरिज्म का जो प्रकार है वो 360 डिग्री टूर्स है, मतलब मैनी लैंडमार्क म्यूजियम्स एंड सिटीज ऑफरिंग इंसेंटिव पैनोरामिक टूर्स। मतलब आप बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाइए या किसी हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन पे जाते हैं देशों में या विदेशों में भी मैंने देखा है, तो वहाँ पे वो मशीन देते हैं और जिससे आप वर्चुअल टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद भी, और वो वर्चुअली उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीमीडिया म्यूजियम के माध्यम से आप उसका आनंद ले सकते हैं वर्चुअल टूरिज्म का। वर्चुअल टूरिज्म की जो रियलिटी है आभासी वास्तविकता को वीआर का अनुभव, इसमें वीआर हैंडसेट का उपयोग करके यात्री यथार्थवादी सिमुलेशन के साथ गंतव्यों के माध्यम से चल सकते हैं। उसके बाद संबंधित वास्तविकता एआर
enhance the real world setting with the digital overlay and providing historical insight और interactive guides। लाइव स्ट्रीम जो है ट्रेवल का जो है लाइव स्ट्रीम जो लोकल गाइड वॉक थ्रू डेस्टिनेशन इन रियल टाइम गिविंग पर्सनलाइज टूर टू व्यूअर। बहुत सारे जो टूर ब्लॉगर हैं वो भी इस तरह के जो है लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, जिसका आनंद लेके वर्चुअल टूरिज्म का आनंद की अनुभूति कर सकता है व्यक्ति। गेम बेस्ड एक्सप्लोरेशन, खेल पे आधारित अन्वेषण भी है, जिसके माध्यम से वर्चुअल टूर का अनुभूति कर सकते हैं। मुख्य जो पर्यटन का वास्तविक स्वरूप है पर्यटन का, जिसमें कि कहा जाता है पर्यटन का कि हम एक स्थान से दूसरे जगह की यात्रा होती है, तो उसके आधार पे यात्रा को हम जब बात करते हैं तो कैटेगराइज करते हैं, तो जो मुख्य मुद्दा आता है वो व्यक्ति को घूमने का जो पर्पज है वो लेजर टूरिज्म है, अवकाश पर्यटन। भारत में तो खासकर लोग छुट्टियों का अवसर तलाशते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कब छुट्टियां होंगी। और जैसे समर वेकेशन होती है भारत में, बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे विंटर वेकेशन होती है भारत में भी, तो जहाँ विंटर वेकेशन होती है वहाँ से लोग हॉट एरिया में गर्म जगहों पे यात्रा करते हैं, और जहाँ पे समर वेकेशन होती है वहाँ पे लोग वहाँ से ठंडे जगहों की यात्रा करने निकल जाते हैं। तो लेजर टूरिज्म का जो पर्पज है वो बहुत सारी केवल ठंडे जगहों का नहीं, उसमें जो है लेजर टूरिज्म में हम आकर्षण का हमारा केंद्र क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें आकर्षित करती है, यानी कि गति का कारक क्या है, मूवमेंट का कारक क्या है, उसके आधार पे हम डेस्टिनेशन चयन करते हैं। जो मोटिवेशन फॉर लेजर टूरिज्म यानी अवकाश पर्यटन के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर में जो मुख्य बिंदु है ना, वो विश्राम और तनाव से राहत, काम के और जीवन के दबाव से बचे रहने के लिए लोग एक ही रूटीन में रहते उसकी दिनचर्या को पालन करते करते थक जाते हैं। इसलिए वो इंतजार करते हैं कि जब जैसे ही फुर्सत मिले, लेजर का अवसर आए, फुर्सत का समय मिले, तो हम अवकाश के अवसर पे तुरंत हम निकल जाए घूमने के लिए। वीकेंड टूरिज्म आजकल बहुत पॉपुलर है। सैटरडे संडे को जो लोग आसपास के डेस्टिनेशन में मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो है आसपास के शहरों में, आसपास के पर्यटन स्थलों के लिए निकल जाते हैं और सेल्फ ड्राइव करके निकलते हैं, तो ये जो है उसका एक पार्ट है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। अपने जो एक्सप्लोरेशन टू लर्निंग, नई संस्कृतियों, व्यंजनों, परिदृश्यों की खोज करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं, दूसरी संस्कृतियों को जानने के लिए, ज्ञान के लिए, लर्निंग के लिए। उसके बाद कनेक्शन, रिश्तेदारियों में जाने के लिए, मित्रों के यहाँ जाने के लिए, परिवार और दोस्तों के से जुड़े जो लोग हैं उनसे मिलने का कारण भी एक साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर है लेजर टूरिज्म का के पीछे जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं जो है प्रेरणा ढूंढना और सार्थक अनुभव बनाना, खुद जो है एक नई खोज के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपने समझने के लिए, अपने जानने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी यात्रा जो है वो सोशल फैक्टर होती है और साइकोलॉजिकल फैक्टर होती है। दूसरा जो मोटिवेशनल फैक्टर है लेजर टूरिज्म का, वो है सांस्कृतिक और मनोरंजन आकर्षण। तो सांस्कृतिक और मनोरंजन आकर्षण में हम देखते हैं कि हेरिटेज फेस्टिवल्स है, जैसे हेरिटेज एक्टिविटीज होती है, मतलब हमारी जो परंपरागत मेले और त्यौहार हैं, जैसे अभी कुंभ का मैंने बात किया, वो परंपरागत है, सदियों से, आदिकाल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कुंभ की। तो हेरिटेज जो है वो सांस्कृतिक और मनोरंजन के आकर्षण जो है वो हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज एक्टिविटीज है, हेरिटेज इवेंट हैं, ये आकर्षित करते हैं छुट्टी के समय में लोगों को विजिट करने के लिए। एडवेंचर एंड नेचर टूरिज्म, मतलब साहसिक यात्राएं जो यंग है उनको जो है आकर्षित करती है। प्रकृति प्रेमियों को प्रकृति की सुंदर छटाएं आकर्षित करती है। जो नेचुरल लवर हैं उनको पूरे देश में बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है जो उनको आकर्षित करती है कि आप आओ और घूम के जाओ। वहाँ उस नेचुरल लाइफ में, नेचुरल साइट पे वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल कुछ ट्रैकिंग की एक्टिविटीज़ है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है,
तो वो करते हैं। अगल जो इसका मूवमेंट का जो कारण है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एसेसिबिलिटी, आर्थिक विकास और अभिगम्यता, एफोर्डेबल लेवल यानी कि सस्ती यात्रा के कारण जो है लोग सुलभता के कारण भी यात्रा कर लेते हैं कि चलो सस्ता मिल रहा है निकल चलते हैं। अभी एक मेरा विद्यार्थी है, उसने कहा कि सर लो क्लास बहुत लो कास्ट में इंटरनेशनल जर्नी के लिए फ़्लाइट टिकट मिल रहा है, और इनसे कि मैं कई बार यात्रा कर चुका हूँ लो कास्ट पे इस तरह के टिकट बुक करके। तो लो कास्ट की एयरलाइंस के टिकट बुक करने से यात्रा का जो लाभ होता है वो वही टिकट शायद उसके 4 गुने 3 गुने रेट पे मिलता है। तो कई बार कम यात्रा के खर्चे का टिकट मिल रहा है, इसलिए लोग यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव में जो सरकार पर्यटन के सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए इनिशिएटिव लेती है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो एलटीसी दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा, उस एलटीसी में 2 तरीके की एलटीसी होती है, एक होम टाउन और एक नॉर्मल एलटीसी। तो होम टाउन में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि इफ एनीबडी इज नॉट यूजिंग द होम टाउन एलटीसी, they can convert their hometown LTC in every 2 years for the visiting Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Northeast state and जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एरिया। तो इन जगहों पे घूमने के लिए वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, प्रोत्साहित किया और लोग जो है यात्रा करने निकल जाते हैं। क्लाइमेट एंड सीजनल फैक्टर भी होता है, जलवायु और मौसमी कारण भी छुट्टी बिताने के लिए। मैंने बताया कि समर सीजन में लोग हिल स्टेशनों की तरफ मूव करते हैं यात्रा के लिए, और वहीं विंटर सीजन में जहाँ पे विंटर वेकेशन होता है छुट्टी के लिए बहुत सारे हिल एरिया में, वहाँ पे विंटर वेकेशन में लोग समर हॉट एरिया में टेम्परेचर जहाँ पे नॉर्मल है, थोड़ा ठीक ठाक है, वहाँ पे विजिट करना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया में आते हैं। तो ये क्लाइमेटिक रीजन भी लेजर टूरिज्म का एक कॉज होता है। वेलनेस और हेल्थ मोटिवेशन, कल्याण और स्वास्थ्य की प्रेरणा भी इसके एक कारक है। जैसे स्पा है, वेलनेस ट्रीट्स है, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा एंड हेल्थ फोकस रिजॉर्ट। बहुत सारे जो हेल्थ फोकस रिजॉर्ट हैं जो प्रमोट कर रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं टूरिस्ट को। उत्तराखंड एक मेजर डेस्टिनेशन, वेलनेस टूरिज्म के मेजर डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है, जहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट वेलनेस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं और वेलनेस की गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करके फिट रखने का काम कर रहे हैं। तो वेलनेस और हेल्थ मोटिवेशन, जो कल्याण और स्वास्थ्य के जो है ये जो कारक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो टूरिज्म का जो फॉर्म्स है वो एडवेंचर टूरिज्म है, जिसको कि साहसिक पर्यटन कहते हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिज्म का पार्ट है, और अकॉर्डिंग टू मलर एंड क्लेवर इन्होंने डिफाइन किया था एडवेंचर टूरिज्म को कि एडवेंचर टूरिज्म इज द कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड द tourist with relatively high level of sensory stimulation, usually achieved by including physically challenging experimental and high level of experimental components with the tourist experience। उन्होंने बताया कि साहसिक पर्यटन को पर्यटक के अपेक्षाकृत उच्च स्तर की संवेदी उत्तेजना प्रदान करने की क्षमता की विशेषता है, जो आमतौर पर पर्यटक अनुभव के साथ शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभवात्मक घटकों को शामिल करके प्राप्त किया जाता है। WTO ने भी, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन also define adventure tourism can be domestic or international, and like all travel it must include an overnight stay but not last longer than 1 year। साहसिक पर्यटन घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है और सभी यात्राओं की तरह इसमें रात भर ठहरना शामिल होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं चलना चाहिए।
ये डिफाइन किया था एडवेंचर टूरिज्म को। साहसिक पर्यटन के जो कुछ प्रकार हैं उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म और एक हार्ड एडवेंचर टूरिज्म। सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म में जहां पे बहुत मतलब रिस्क का फैक्टर कम हो, इसमें जो व्यक्ति यात्रा करता है उसको थोड़ा कम रिस्क देना पड़ता है, लेकिन साहसिक अनुभव इसमें भी आता है, अनुभूति होती है, उसको प्लेजर मिलता है, आनंद की अनुभूति मिलती है इस यात्रा में। जैसे हाइकिंग, लंबी पैदल यात्रा है, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना भी जो है साहसिक पर्यटन का एक उदाहरण है। वाइल्ड लाइफ सफारी, वन्य जीव सफारी, जंगल में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ जहाँ होते हैं वहाँ पे गाड़ियों पे बैठ के, जीप पे बैठ के, उसके बाद वाइल्ड लाइफ के ऊपर हाथी पे बैठ के सफारी की जाती है। कल्चरल एक्सप्लोरेशन, सांस्कृतिक अन्वेषण, कैंपिंग, डेरा डालना, सर्फिंग, साइकिलिंग, साइकिल से टूर करना, स्नोबोर्डिंग, कैनेइंग एंड स्कीइंग और स्नॉर्कलिंग, ये जो है सॉफ्ट स्किल के एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। वहीं हार्ड एडवेंचर स्किल में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, जैसे कि ये हार्ड एडवेंचर स्किल में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, हेल्थ चेकअप की आवश्यकता पड़ती है, शरीर में कुछ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण जो है व्यक्ति को घबराहट आती हो और उसमें रिस्क हो, कहीं उसकी जान चली जाए उस हार्ड एडवेंचर के कारण। इनमें से हार्ड एडवेंचर में जो है कुछ एडवेंचर एक्टिविटियों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि केविंग, गुफा के अंदर बहुत सारे माउंटेन एरिया में जो है गुफाएं हैं जिसके अंदर सकरे मार्ग से लोग घुस के अंदर तक जाते हैं, यात्रा करते हैं, जिसमें अंदर घुसना भी कठिन होता है, लगता है कि किस तरीके से अंदर जा पाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी घुस जाते हैं और फिर निकल के आते हैं लोग। तो इस तरह के मार्गों से जाके गुफा के अंदर घुसना, माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पे रस्सी के सहारे चढ़ना, ये डेंजरस होता है। कई बार जो है माउंटेन पे जो है क्लाइंबिंग करते समय अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है, फिसल जाता है आदमी, थक जाता है तो उसको गिरने के डर होते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पे चढ़ना, चढ़ाई क्रीड़ा जो है इसको जो है बोला ही जाता है। आइस क्लाइंबिंग, बर्फ पे चढ़ना, माउंटेन एरिया में ऊंचे ऊंचे जो बर्फीले पहाड़ हैं वहाँ पे क्लाइंब करते हुए चढ़ना, रस्सी के सहारे चढ़ना। ट्रैकिंग जो है इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, इसका साहसिक पर्यटन का जो है एक प्रकार है। स्काई डाइविंग, वाइट वाटर राफ्टिंग जो पर्वतीय नदियाँ होती है, पहाड़ी नदियाँ होती है, उन नदियों में बहाव तेज होता है और उस बहाव तेज में बोट को डालकर और उस बोट को बहते हुए उनके साथ एंजॉय करते हुए चलता है, ये रिस्क फैक्टर होता है। इसमें कई बार बोट को पलटने का डर होता है, कई बार जो है लोग अगर उसको अचानक आप रोक नहीं सकते हैं बोट को, इसलिए उसके बहाव और आसपास चट्टानों से टकराती हुई जो बोट बढ़ती है तो कमज़ोर हृदय के लोग घबराने लगते हैं। उसमें कंट्रोल, नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की जो है चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हेलमेट लगाकर शरीर को ठीक प्रकार से ढक के लोग इसमें करते हैं वाइट वाटर राफ्टिंग। स्कूबा डाइविंग इन एडवांस लोकेशन, बहुत सारे एडवांस लोकेशनों पे जो स्कूबा डाइविंग का एक्टिविटी ये साहसिक पर्यटन के, हार्ड साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आता है। समुद्रों के अंदर स्कूबा डाइविंग होता है, पानी के अंदर लेके चले गए 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर पानी में, और वहाँ के जो समुद्री जीव हैं उनको देखना, समझना। उन्नत स्थानों में स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, एक्सट्रीम स्कीइंग, सर्फिंग, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिज्म की एक्टिविटी में, हार्ड एडवेंचर की एक्टिविटी में कंसीडर की जाती हैं। कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, जो फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म में हम बात करते हैं, तो सांस्कृतिक पर्यटन भी एक इम्पॉर्टेंट पर्यटन है। सोशल टूरिज्म और सांस्कृतिक टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म। सोशल टूरिज्म को डॉक्टर हिंजवीकर ने डिफाइन किया था कि इट इज ए सोशल मूवमेंट विद व्यू टू रेस्ट, डाइवर्जन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कल्चरल नीड्स। और इंडिया तो इसके लिए महासागर है सांस्कृतिक पर्यटन का, हेरिटेज टूरिज्म का, विरासत पर्यटन का।
जो इसके जो मुख्य तत्व हैं, की एलिमेंट्स हैं हेरिटेज टूरिज्म के, वो ऐतिहासिक स्थल हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज है, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व, आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य हैं इस सांस्कृतिक पर्यटन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट जो अंग है। हिस्टोरिकल साइट्स में आप देखेंगे कि भारत में अनेकों हिस्टोरिकल साइट है ऐतिहासिक। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 43-44 तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मैं एक बार गुजरात में गया था, धौलावीरा, कितना अद्भुत ऐतिहासिक स्थल। वाराणसी में रहता हूं, यहाँ पे सारनाथ चले जाइए, एक्सकवेशन एरिया है, कितनी अच्छी हिस्टोरिकल साइट है। अजंता एलोरा बुद्धिस्ट से रिलेटेड भी वहाँ पे है, जैन से रिलेटेड भी है और हिंदू से रिलेटेड भी है। तो ये जो साइट्स है बहुत हिस्टोरिकल स्थल, ऐतिहासिक स्थल, उन पे हम्पी गुजरात का कितना अद्भुत स्थान, विजयनगर साम्राज्य का जो है वो कभी राजधानी हुआ करती थी, कर्नाटक में पड़ता है, गुजरात का नहीं, हम्पी कर्नाटक का। तो ये जो रिचुअल हैं, प्रथाएं हैं, वो भी इस कैटेगरी में आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। और उन सांस्कृतिक प्रथाओं में, प्रैक्टिसेज में अभी कुंभ है, कुंभ की प्रैक्टिस है, फेयर फेस्टिवल है, मेले और त्यौहार हैं, मतलब जो बहुत सारे, जैसे ददरी का मेला है, सोनपुर का मेला है, पुष्कर का मेला है, ये बहुत सारी प्रैक्टिसेज है जो स्पिरिचुअली रिलीजियसली फेथ के कारण लोग जो है वहाँ जाते हैं। धार्मिक महत्व है उनका, आर्ट एंड लिटरेचर है, कला और साहित्य। वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं अगला जो है। तो वेलनेस टूरिज्म क्या है कि भारत में स्वास्थ्य और भलाई के लिए लोग योग, आयुर्वेद को अपनी सदियों पुरानी प्रथाओं पर बहुत गर्व है। और भारतीय संस्कृति वह जगह है जहाँ ध्यान जैसी तकनीकी को उत्पत्ति हुई है, जहाँ मेडिटेशन को का ओरिजिन प्लेस बताया गया है भारतीय संस्कृति में। यहाँ पे इस वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत में बहुत सारे केंद्र हैं। वेलनेस सेंटर ऋषिकेश में, आनंद देहरादून में, वान गोवा में, देवाया पुणे में, आत्मान, भारतीय कल्याण उद्योग में कुछ प्रसिद्ध नाम है जो वेलनेस सेंटर के जो प्रसिद्ध नाम है। पतंजलि का वेलनेस सेंटर है, बाबा रामदेव का। पूरा देवभूमि जो है, चाहे वो उत्तराखंड की हो या हिमाचल की, उस देवभूमि में कहीं भी आप चले जाइए तो वेलनेस सेंटर, वो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी तो अपने आप में वेलनेस का काम करता है। वहाँ की पीस, वहाँ की शांति, वहाँ की जो रिलीजियस फेथ है, हर जगह हर स्थान पे आपको रिलीजियस फेथ के स्थल मिल जाते हैं। तो वेलनेस टूरिज्म भारत में बहुत पॉपुलर है। इसके जो की फीचर हैं वेलनेस टूरिज्म की, जो है एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, जिसमें योगा, ध्यान, स्पा, फिटनेस कार्यक्रम और कंप्लीट जो समग्र उपचार कहते हैं, बीमारी हो ही ना उससे बचाव के लिए जो काम करते हैं, उसको वेलनेस के कैटेगरी में लेके आते हैं। जो इसका पर्पज है वो चिकित्सा पर्यटन के विपरीत जो विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करता है। कल्याण पर्यटन सक्रिय है और तनाव में कमी, बीमारी को रोकथाम में समग्र कल्याण पर केंद्रित है। बीमारियां होना, मेडिकल टूरिज्म न करना पड़ जाए, इसके लिए वेलनेस टूरिज्म। इसके जो स्थल है, भारत में केरल का आयुर्वेद का सेंटर है, उत्तराखंड में ऋषिकेश है, भारत की योग की राजधानी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वेलनेस टूरिज्म के सेक्टर। चिकित्सा पर्यटन है, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में भी भारत बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। भारत में जो चिकित्सा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो हाई क्लास की जो क्रेडिबिलिटी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट की बात हो, हार्ट सर्जरी की बात हो, चाहे जो भी, तो उसमें भारत का एक बहुत दुनिया में लोहा माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पर जो एफोर्डेबल ट्रीटमेंट, एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, स्किल्ड प्रोफेशनल है, डाइवर्स ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म के लिए जो है यहाँ पे चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, केरला, उत्तराखंड। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी इसके लिए बहुत तेज़ी के साथ है। सरकारी पहल
हील इन इंडिया कैंपेन एक जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। मेडिकल वीजा को आसान किया गया, आयुष वीजा को आसान किया गया, मतलब आयुष मतलब इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले के माध्यम से लोग जो है इलाज कराने के लिए जो आते हैं उनके लिए आयुष वीजा ओपन किया गया कि कोई भी आदमी आयुष वीजा के लिए अप्लाई करके और आ सकता है, यहाँ पे लंबे समय तक स्टे कर सकता है, इलाज करा सकता है। एडवांटेज ऑफ द मेडिकल टूरिज्म जो है वो भारत में बहुत अच्छा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ की है, लागत की प्रभावशीलता, लैंग्वेज एसेसिबिलिटी, भाषा की अभिगम्यता है, एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, ये इलाज के बाद भी टेलीफोन के माध्यम से और भी टूल्स डेवलप करके उनके माध्यम से पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जाती है भारत में। तो भारत का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल के सेक्टर में डेवलप हुआ और ये सब मतलब अच्छाइयाँ हैं जो कमियों को दूर की गई, उसके कारण मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ भारत की ग्रो कर रही है। रिलीजियस टूरिज्म को हम देखते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म में धार्मिक तीर्थ यात्रा पर्यटन बहुत तेजी के साथ, भारत में तो धर्म का केंद्र की भरमार लगी है। पूरे दुनिया में भारत में सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा में जो है जहाँ भी किसी स्थल को धार्मिक केंद्र के रूप में हमको विकसित करें वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दी, कोई मंदिर बना दिया, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और धर्म का केंद्र हो गया, आस्था का केंद्र हो गया और लोग वहाँ पे यात्रा करना शुरू कर देते हैं। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम में कोई रिलीजियस सेंटर है तो वो मक्का है, मक्का मदीना है। क्रिश्चियनिटी में कोई अगर रिलीजियस सेंटर है तो वो वेटिकन सिटी है। लेकिन हिंदू रिलीजन में जो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी ये वसुधा में कहीं भी कोई मंदिर बन जाए किसी देवी देवता का, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दे जाए तो वो उसकी श्रद्धा का केंद्र बन जाता है, वहाँ पे वो यात्रा करने लगता है। अब इसमें जो भारत में इसकी बहुत प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, मेवाड़ सर्किट, कुंभ, उसके बाद अनेक मेले त्योहार, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, ये सभी जो है धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है और इसके कारण यहाँ पे धार्मिक पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डार्क टूरिज्म थोड़ा सा अलग प्रकार का पर्यटन है। अतीत में दुख और मृत्यु से जुड़े हुए स्थानों पर जाने पर जोर देता है। ये इस प्रकार का टूरिज्म जो है भारत में बहुत, मतलब लोग जो सैडनेस, मतलब वहाँ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जैसे जालियांवाला बाग डार्क टूरिज्म का केंद्र है। अमृतसर में है जालियांवाला बाग, जहाँ पे अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने स्वतंत्रता सेनानियों की जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में निहत्थे लोगों को चारों तरफ से गेट बंद करके और उनको गोलियों से भुनवा दिया। आज भी उन गोलियों के निशान वहाँ की दीवारों पे पड़े हुए हैं। वो कुएं जिसमें लोग मरे थे, कूद कर जान बचाने के लिए कूदे थे, उन कुओं में भी गोलियों से सबको हत्या करवा दिया। वो कुआं आज भी वहाँ पड़ा है, लोग पहुँचते हैं उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तो ऐसा सेंटर जहाँ पे हमारी भावना इस तरह के दुख की पीड़ा से जुड़ी हुई हो, ऐसे डेस्टिनेशन को हम डार्क टूरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। सेलुलर जेल है जहां पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, अंडमान निकोबार में। आई हैव सीन, वीर सावरकर को वहां पे रखा गया था। उसके बाद कुलधरा गांव है जैसलमेर में, पालीवालों का गांव था, रातों रात गांव उजड़ गया और आज भी वह गांव जो है पर्यटन के केंद्र के रूप में है। लोग जाते हैं वहां पे, देखते हैं, उस संस्कृति को सुनते हैं, समझते हैं, अनुभूति करते हैं उसकी क्या हुआ होगा। रूपकुंड है उत्तराखंड में, जिसको कि कंकाल झील के रूप में जाना जाता है। मानव कंकाल का रहस्य ही आज तक वहां पे डूबा हुआ है कि कहां से इतनी मानव कंकाल वहां पे आई। स्पेस टूरिज्म है, अंतरिक्ष पर्यटन है, इसको जो हम आगे इमर्जिंग ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो है पर्यटन के कंपोनेंट हैं जो भारतीय पर्यटन के इतिहास में, मतलब देखा जाए भविष्य के लिए एक मेजर रोल का काम कर रहे हैं। और ये सभी पर्यटन के अवयव एक एक करके हमने सबके बारे में तो नहीं बताया। जैसे पॉलिटिकल टूरिज्म है, तब पॉलिटिकल टूरिज्म कब करता है आदमी? पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनावी कैंपेन के लिए जाती हैं तो अलग अलग रीजन से अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे क्षेत्रों से लोग पहुंच के और वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए रुक जाना, वहाँ पे
कैंपेन करना, स्टे करते हैं फिर वापस चले आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इंसेंटिव टूरिज्म एक होता है, प्रोत्साहन टूरिज्म, बहुत तेज़ी के साथ बिजनेस मीटिंग वगैरह, बिजनेस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं कि इतना काम कर लीजिए, इतना करने के बाद आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। थाईलैंड का टूर देंगे, बैंकॉक का टूर देंगे, वहाँ मलेशिया का टूर देंगे, या इंडिया में आपको टूर देंगे, डेस्टिनेशन बता देते हैं उनको पहले से कि यहाँ यहाँ आपको घुमाएंगे, और उस डेस्टिनेशन पे उनको रहने खाने की व्यवस्था जो है, फूडिंग और फूड एंड बेवरेज सारी व्यवस्थाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो इंसेंटिव टूर भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। मैंने बताया कि पर्यटन का जो पहलू है, जो प्रकार है, उस प्रकार को दो तरीके से, एक तो जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म, और दूसरा उसके पर्पज ऑफ विजिट, जो मूवमेंट का है, गति का कारक है, मूवमेंट का क्यों जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पे अनेकों प्रकार से वर्णित किए जाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत सारे अन्य कारक हैं जिनके बारे में मैंने बुक को भी शुरू में रेफर किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति, इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।